गिरफ्त में लाया जाए। वही बात पर पूछूंगा कि अहमदाबाद कोर्ट ने भी बोला कि चाहे तो पिटिशनर हाई कोर्ट में जा सकते हैं, तो क्या उनको जाना चाहिए आगे? वो अहमदाबाद कोर्ट की कहने की बात नहीं है, वो तो इनको हक बनता है। क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में उनका हक बनता है कि अगर नीचे की कोर्ट के चुकादे से उनको अगर संतोष नहीं है तो ऊपर की कोर्ट में दे कैन ऑलवेज गो फॉर रिविजन। तो मेरे ख्याल से इसमें तो आगे रिविजन तो होना ही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये चुकादा है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। ऐसा नहीं है कि दिस इज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, कि जैसे सब लोग मान रहे हो कि नहीं कुछ अलग चुकादा आएगा। अगर कुछ और चुकादा आता तो मैं ताज्जुब होता, लेकिन इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। तो ये लड़ाई चलती रहेगी? ये लड़ाई तो पक्का चलती रहेगी जब तक सच बाहर नहीं आएगा, और जब तक सच का विजय नहीं होगा ये लड़ाई पक्का चलती रहेगी। गुजरात के मुअत्तल आईपीएस अफसर संजीव भट्ट एसआईटी की जो रिपोर्ट पर आज फैसला आया है उस पर मीडिया से बात कर रहे थे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। एक नाज से शुरुआत हुई इनकी कहानी की, फिर भी क्यों बनेंगे हम सफल? बेइंतहा 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। अपनाइए मेलाज स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हजरत गुजरात के फिरकावाराना फसादात के मामले में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ जकिया जाफरी की अर्जी पर अदालत का फैसला आ चुका है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गुजरात फसादात में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने से मुताल्लिक क्लोजर रिपोर्ट को मंजूर करते हुए एसआईटी के खिलाफ दायर अर्जदाश्त को मुस्तरद कर दिया है। एसआईटी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में मोदी और उस वक्त हुकूमत में शामिल कई लोगों को क्लीन चिट दे दी थी, जिसके खिलाफ जकिया जाफरी ने अर्जदाश्त दाखिल की थी। अरविंद केजरीवाल शनिचर को दिल्ली के नए वज़ीर आला बनेंगे, लेकिन उन्होंने अवाम के मसाइल और मुश्किलात से आगाही हासिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। गाजियाबाद के इलाके कुशाम्बी में अपने रिहायशगाह के बाहर उन्होंने जनता दरबार लगाया। इस दरबार में बड़ी तादाद में दिल्ली के अवाम मौजूद थे जो अपनी शिकायत लेकर आए थे। केजरीवाल ने तमाम दिल्ली वालों को शनिचर को अपनी हलफबरदारी की तकरीब में आने की दावत दी। इस मौके पर केजरीवाल ने यकीन दहानी कराई कि दिल्ली के अवाम से किए गए वादे वक्त पर पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुफ्त पानी देने के लिए रुपया कहां से आएगा, इसके लिए मनसूबा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मसाइल हल करने में मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन की मदद ली जाएगी। शनिवार को 28 दिसंबर को दिन में 12 बजे रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है, और मैं दिल्ली की जनता से अपील करूंगा कि दिल्ली की सारी जनता रामलीला मैदान में आए। ये हमारा शपथ ग्रहण समारोह नहीं है। मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा, हमारे कुछ लोग मंत्री नहीं बनने जा रहे, दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री बनने जा रही है। ये आप लोगों की जीत है, दिल्ली की जनता की जीत है। तो मैं दिल्ली की जनता से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग आए। लेकिन इस देश के अंदर हर किस्म की एक्सपर्टीज है। इस देश के अंदर आईआईटीज भी हैं। इस देश के अंदर तो मान लीजिए पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या है तो हम आईआईटीज की मदद लेंगे, आईएम्स की मदद लेंगे, सब लोगों की मदद लेंगे। अगर इस देश के सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जी जिसका समाधान नहीं।
आम आदमी पार्टी की हिमायत के सवाल पर कांग्रेस का एक ग्रुप मुखालिफत कर रहा है। ऐसी भी खबरें हैं कि कांग्रेस की जानिब से असेंबली में आम आदमी पार्टी को क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप लीडर मनीष सिसोदिया इन सभी बातों से बेपरवाह हैं। उनका कहना है कि वो आवाम की राय पर हुकूमत बनाने जा रहे हैं, कोई हिमायत करे या न करे। इन मुद्दों पर जिसको समर्थन करना है वो समर्थन करे। कांग्रेस के अंदर, बीजेपी के अंदर ऐसे ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको जनता का दर्द कहा जा सकता है। तो जनता के दर्द से जिसको संवेदना है, जनता के दर्द से जिसको भी संवेदना है, वो साथ दे। और जिसको अपनी पार्टी से प्यार है, जिसको अपनी पॉलिटिक्स से प्यार है, वो साथ नहीं देगा। तो क्या कांग्रेस बीजेपी के कोई विधायक आपके आम आदमी पार्टी के टच में है, आपके टच में है? हम तो ये सीधे जनता के टच में हैं। हम लोगों से रोज पूछते हैं, बताओ ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बस बाकी वो लोग जो हैं उनको भी जनता ने चुन के भेजा है, उनको भी अपनी जनता से पूछना चाहिए। कांग्रेस ने एक बार फिर कहा है कि आप हुकूमत की हिमायत के वादे पर वो कायम है। उन्होंने तो लिख ही दिया अपने पत्र में कि हमने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखी है, अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी में हमने वो चिट्ठी भी संलग्न कर दी थी कि हम लोगों ने कहीं अनकंडीशनल सपोर्ट की बात नहीं की है। हम लोगों ने जो जनता की समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए और दिल्ली को एक चुनी हुई सरकार मिले, फिर दोबारा चुनाव का बोझ दिल्ली की जनता पर न मिले, ये सब अपने पत्र में लिखा है और इसके लिए हमने उनको समर्थन दिया है। ये भी खबर आ रही है सर कि कुछ आपके जो विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं जब वोट ऑफ कांग्रेस का मामला आएगा जिसमें। नहीं, कांग्रेस का कोई विधायक, आप बिल्कुल अस्वस्थ रहें, जो पार्टी का निर्णय होगा। और आई नाज़रीन, इस वक्त सीपीएम लीडर बृंदा करात स्नोपिंग के मामले पर मीडिया से बात कर रही हैं। Society has been the main culprit in subverting many of the issues which could have led to justice, and in fact the same evidence which was looked at by the amicus curiae appointed by the court found that there was prima facie evidence to include Modi in the investigation. So clearly it is not as though there is no ground for this petition. There is a strong ground, and therefore we hope that in the appeal justice will be done. सिरे से खारिज कर दिया है कोर्ट ने, साफ कहा है नरेंद्र मोदी के अलावा जो 58 लोग और थे कि किसी को भी इसमें दोषी नहीं माना गया और पूरा केस ही रिजेक्ट हो गया है जो जाकिर ये तो बहुत खेद की बात है और डिसअपॉइंटिंग भी है, क्योंकि जितने मतलब जिस तरह की सबूत पेश की गई थी कोर्ट में उससे बिल्कुल स्पष्ट है। वो पुलिस के रिकॉर्ड्स आप बोलिए या लीडर्स की स्पीचेस की बात कहिए, पुलिस की अपनी जो मैसेजेस थे उस समय, वो सब एक ही बात को बार बार रेखांकित कर रहे कि वहां एक अपराधपूर्ण उदासीनता थी सरकार की। और मैं तो उदासीनता समझती हूं कि वो उस साजिश में शामिल थे। लेकिन अभी कोर्ट ने जो कहा है वो कहा है, अब अपील की जरूरत है। नाकामी मानते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की? देखिए एसआईटी का तो एसआईटी ने कहा सबूतों का अभाव है, लेकिन वो ही जो सबूत थे जो सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त एमिकस क्यूरी थे, उन्होंने कहा कि सबूत में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि प्राइमा फैशी एविडेंस है नरेंद्र मोदी को इसमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इसलिए मैं तो नहीं मानती हूं कि ये अंत है। अभी अपील होगी और अपील के बाद देखते हैं। लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब देखिए जाकिया जाफरी और उनके साथियों ने जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, 2002 की घटना, 2006 में सुप्रीम कोर्ट का, अभी 2013 अब भी न्याय नहीं मिल रहा है, तो लड़ाई तो इतनी लंबी है। और ये उनकी हिम्मत है कि आज तक वो खड़े होकर न्याय के लिए, इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे हैं। सीपीएम की लीडर बृंदा करात, जिस तरह से गुजरात में फसादात हुए 2002 के जाकिया जाफरी ने जो अर्जी एसआईटी के खिलाफ दाखिल की थी, उसके रिपोर्ट के खिलाफ वो आज मुस्तरद कर दी गई है। उसी पर बृंदा करात बात कर रही थी। मीडिया से आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद के
मजाफाती इलाके शमसाबाद में आतिशजदगी का एक वाकया पेश आया। आतिशजदगी में 4 मजदूर हलाक हो गए हैं। शमसाबाद पुलिस का कहना है कि गगन पहाड़ इलाके में वाक़ एक रबर फैक्ट्री में आज सुबह सवेरे आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इसकी जद में आकर 4 मजदूर हलाक हो गए। आतिशजदगी की वजूहात का इल्म नहीं हो सका है। पुलिस ने रबर फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजदूर यूनियनों ने आतिशजदगी के महलूकीन के अफराद खाना को मुआवजा देने का मुतालबा किया। అయిపోయారు. ఒక్క బాడీ మాత్రమే కనబడుతుంది, మిగతా 3 బాడీలు కనబడతలేవు. అది బోన్స్ ఉన్నాయి కుప్పల మాదిరిగా. సో ఇటువంటి పైపు లైన్ ఎందుకు ఇది పగిలిపోయింది, లీకేజ్ అయిందా, ఏమైనా అయిందా, ఏదైనా నిర్లక్ష్య కారణమా యజమానిది, అది మేము కేసు రిజిస్టర్ చేసి దర్యాప్తు చేస్తాము. అందులో యజమాని నిర్లక్ష్యం ఉంటే తప్పకుండా వాళ్ళపై చట్టరీత్యా తగు చర్య తీసుకుంటామని చెప్తా ఉన్నాను. जम्मू में जम्मू कश्मीर रणजी क्रिकेटर्स को मंगल की रात उस वक्त काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा जब आधी रात को पुलिस ने होटल में छापा मारा और उनकी तलाशी शुरू की और उनसे पूछताछ की। पुलिस का कहना है कि होटल में मुश्तबा मिलिटेंट के बारे में मुसद्दका इत्तला मिलने पर यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से खिलाड़ी काफी खौफ और दहशत में मुब्तला हो गए। वाज़ेह की कार्रवाई मैच शुरू होने से कबल की गई थी। आईजीपी जम्मू का कहना है कि जैसे ही खिलाड़ियों ने अपनी शनाख्ती कार्ड दिखाए, पुलिस होटल से बाहर निकल आई। टीम बाकी सभी होटल्स जो है उनकी भी सर्च की गई थी। इस टीम में होटल में भी हमारे लोग गए थे और जब उनको ये पता लगा कि ये जो टीम के लोग हैं जे.एंड.के रणजी टीम के, उनके नाम पते जो है वो पूछे गए और उसके बाद वो टीम वापस आई है। तो उसमें कोई सारी रात वहां पे नहीं हमारी टीम रही है और ना ही सारी रात किसी से पूछताछ की गई है। और ये जो ऑपरेशन हमारा चला था ये उसी एक पर्टिकुलर रात को किसी एक स्पेसिफिक इनपुट के ऊपर चला था। उसके बाद कोई ऐसा नहीं है कि हमारे लोग जो हैं वहां पे अभी भी हैं या सीवीज में और वेपन के साथ या यूनिफॉर्म में, तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है। दौरान आदर्श सोसाइटी घोटाले की अदालती जांच कमीशन की रिपोर्ट को महाराष्ट्र हुकूमत के जरिए मुस्तरद किए जाने के मामले में महाराष्ट्र में बरसर इख्तियार कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद में दरार पड़ गई है। एनसीपी ने रिपोर्ट को मुस्तरद करने के रियासती काबीना के फैसले से खुद को अलग कर लिया है। रियासत के नायब वज़ीर आला अजीत पवार का कहना है कि वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान ने यह फैसला कांग्रेस आला कमान की हिदायत पर किया। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के ए पाटिल की सरबराही में कायम जांच कमीशन ने इस रिपोर्ट में 3 साबिक वज़ीर आला और ब्यूरोक्रेट्स पर उंगली उठाई गई है। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान का नाम घोटाले में आने के बाद वज़ीर आला की कुर्सी छोड़ना पड़ी थी। मरकजी काबीना ने जजों की तकरीर को मजीद शफाफ बनाने से मुताल्लिक आईनी तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की सदारत में हुई काबीना की मीटिंग में इस तरमीमी बिल के मसवदे को मंजूरी दी गई। इस बिल को अदलिया में इस्लाह की सिमत एक अहम कदम से ताबीर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक बिल को पार्लियामेंट के अगले सेशन में पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के जिला बडगाम में इनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया। ज़राए के मुताबिक हशोरा में सलामती दस्तों के साथ मुकाबले में जो पाकिस्तानी मिलिटेंट हलाक हुआ है उसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से था और वो चंदोरा के एसएचओ शब्बीर अहमद के कत्ल में मुलविस था। पहले यहाँ से थोड़ा सा दूर एक गांव है इचकूट, वहां पर एक ब्रीफ एनकाउंटर हुआ था जिसमें एक मिलिटेंट वहां जख्मी हालत में बचने में कामयाब हो गया था, जिसको फॉलो किया गया और यहाँ खुसरू गांव में आके एक घर में उसने पनाह ली थी, जिसकी खबर मिलने पर उस घर को घेरा और चंद एक घंटों की एनकाउंटर के बाद उसको मारा है, जिसका नाम उमर है, वो पाकिस्तानी है और जो एसएचओ चाडोरा की किलिंग में शामिल था, जो कि 2 तारीख को यहाँ चाडोरा में। किस ऑर्गेनाइजेशन से? लश्कर तैयबा। कुछ वेपन वगैरह, एक AK-47 और कुछ और चीजें रिकवर हुई हैं जिसकी तफसील हम लेंगे।
उधर कश्मीर के जिला पुलवामा में सलामती दस्तों और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर हुआ है। त्राल तहसील के गढ़पुरा इलाके में ये इनकाउंटर रात में 3 बजे शुरू हुआ था। आखिरी खबरें मिलने तक सलामती दस्तों और मिलिटेंटों के बीच फायरिंग बंद हो चुकी थी। सलामती जवान इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। यारब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं हो। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरत होगी कि बिनहा हो। दिल भी तो है ना संगो खिश्त। गालिब उर्दू क्लासिकल रवायत के वो शायर हैं जिन्होंने अपनी गजलों में सबसे पहले गमे रोजगार की तरकीब रुशनास कराई। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अजीम शायर मिर्जा गालिब को उनके यौम पैदाइश के मौके पर ईटीवी उर्दू का खिराज अकीदत। देखिए खास प्रोग्राम तेरा बयान गालिब 27 दिसंबर बरोज जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर में आपका इस्तकबाल करते हैं। आदाब डॉक्टर के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। नाज़रीन, आदाब डॉक्टर के इस नए एपिसोड में आज हम किस मेडिकल प्रॉब्लम के साथ आए हैं और उस मेडिकल प्रॉब्लम का हम क्या आपको इलाज बताएंगे, किस तरह आपको ट्रीटमेंट बताया जाएगा, उसके लिए आज की इस खास एपिसोड में आपको हमारे साथ शामिल रहना होगा। आज एक नई मेडिकल प्रॉब्लम है और खास तौर पर आज एक दफा फिर चूंकि हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद है, लिहाजा इस मेडिकल प्रॉब्लम का ताल्लुक जी हाँ बच्चों से है। कई दफा बच्चों में प्रॉब्लम देखी जाती है, काफी आम ये प्रॉब्लम है और वो है एब्डोमिनल यानी पेट में दर्द होना, पेट में तकलीफ उठना, उसके अलावा सीने में यानी चेस्ट में भी प्रॉब्लम्स होना। आज हम खासतौर पे बातचीत करेंगे कि बच्चों में जो एब्डोमिनल और चेस्ट में प्रॉब्लम्स होती हैं उसका मेडिकल साइंस ने एक नई टेक्निक है और एक बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट निकाला है जिसे कहा जाता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। आज तफसील से इस खास एपिसोड में हम बातचीत करेंगे कि दरअसल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसे की होल सर्जरी भी कहा जाता है, दूरबीन के जरिए ये सर्जरी होती है, मर्ज को डायग्नोज किया जाता है और साथ ही साथ उसका ट्रीटमेंट भी होता है। किस तरह से ये बाकी सर्जरी से, बाकी ट्रीटमेंट से मुख्तलिफ है और कितनी एडवांस्ड है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, तफसील से आज के इस एपिसोड में आपसे बातचीत होगी।
जी हाँ, हमारे साथ इस निहायत अहम मेडिकल प्रॉब्लम पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर योगा नागेंद्र साहब स्टूडियो में आ चुके हैं, तशरीफ ला चुके हैं। पीडियाट्रिक सर्जन, पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिक लैप्रोस्कोपिक सर्जन तशरीफ लाए हैं अपोलो ग्रुप्स हॉस्पिटल, जुबली हिल्स, हैदराबाद से। आप चाहें तो डॉक्टर साहब से राब्ता कायम कर सकते हैं। याद रखें, बच्चों में जो एब्डोमिनल या चेस्ट को लेकर प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका इलाज किस तरह से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए हो सकता है, ये आज का हमारा टॉपिक है। 0402331380 या फिर 0402331380 पर हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर योगा नागेंद्र साहब, खुश आमदीद, वेलकम टू द शो। आदाब डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तशरीफ लाने के लिए। बिजी थे आप सर्जरीज में, ऑपरेशंस में, बट बेहद शुक्रिया, आप ऑन टाइम यू कुड मेक इट। डॉक्टर साहब, आज हमें बातचीत करनी है एब्डोमिनल एंड चेस्ट में जो प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को लेकर, और किस तरह से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इसका एक ट्रीटमेंट है, बहुत एडवांस, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। कहाँ से आप शुरू करना चाहेंगे? पहले पेशेंट्स को हम हमारे श्रोताओं को जानकारी इतना देंगे कि एक्चुअली आजकल ऑपरेशंस हो रहा है। पहले जैसा पेट में ऐसा काट के, नहीं तो छाती में ऐसा काट के कर रहे थे, आजकल हम उतना जरूरत नहीं है कि छोटे छोटे दूरबीन के जरिए 2 या 3 mm 5 mm उतना छोटा होल्स के जरिए हम जो कुछ भी हाथ रख के जो ऑपरेशंस कर रहे हैं, वो सब ऑपरेशंस हम दूरबीन के जरिए एक्चुअली छोटा छोटा कि इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए एक्चुअली उसको लैप्रोस्कोपी बोलते, टोरकोस्कोपी बोलते, ये इससे हम कर सक रहे। अच्छा, हल्का कैसे, जैसे एब्डोमिनल कोई प्रॉब्लम है, पेट में कोई दर्द है, एब्डोमिन में एक्चुअली गड्ढा जैसा है, अच्छा, उसको हम लैप्रोस्कोपी लाइट डाल के एक्चुअली उसमें से देख के टीवी के जरिए एंड हाथों के इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए हम ये ऑपरेशन करके उसको आसानी से हम निकाल सकते, ताकि बच्चे को उतना बड़ा काटने का जरूरत नहीं है। जैसे अपेंडिक्स बोले तो पहले हम इतना बड़ा काटना पड़ सकता था। सो आजकल ये अगर मोटा बच्चा है तो भी एक्चुअली उसको छोटा छोटा दूरबीन के जरिए एक्चुअली हम अपेंडिक्स को पकड़ सकते, निकाल सकते, ऑपरेशन कर सकते। एंड दूसरा दिन ही बच्चा एक्चुअली वापस अगर उसको बच्चा को इंटरेस्ट है तो दूसरा दिन बच्चा या तीसरा दिन एक्चुअली स्कूल को भी जा सकता है। उतना आसानी हो गया एक्चुअली लैप्रोस्कोपी के जरिए। ठीक है, तो ये होता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, इसे की हो या दूरबीन के जरिए ये एग्जामिन भी करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। कभी कभी पहले एक्चुअली कुछ को समटाइम्स हमको नहीं मालूम एक्चुअली इसको प्रॉब्लम क्या है, अपेंडिक्स है नहीं तो और कुछ है, एक्चुअली इसको ओवरी, लेडीज में ओवरी ट्विस्ट ऐसा रह सकता, वैसा कुछ है। ये सब हम डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी भी बोलते हैं। एक्चुअली उसको हम लाइट डाल के देख के उसके हिसाब से एक्चुअली उसी टाइम में हम ऑपरेशन भी कर सकते हैं, वो छोटा होल्स के जरिए। ठीक है, ठीक है। और कैसे इसका प्रोसीजर मुख्तलिफ है बाकी सर्जरी ऑपरेशन से, क्योंकि पहले आपको एडमिट होना पड़ता है, फिर जाहिर है काफी दिन लगता है, फिर डिस्चार्ज होने में भी काफी वक्त लगता है, उसके कंपैरेटिवली इधर क्या होता है? पहले आप बोले जैसा एक्चुअली बहुत दिन होता था, एक्चुअली एक अपेंडिक्स, एक बड़ा पेट का ऑपरेशन करना है तो ये बच्चा तो एक्चुअली कम से कम 7 दिन रहना पड़ता, इतना दिन भूखा रखना पड़ता, इतना बड़ा ऑपरेशन होता, बहुत दर्द हो रहा था बच्चा को। आजकल क्या है एक्चुअली नया टेक्निक से एक्चुअली हम छोटा दूरबीन के जरिए एक्चुअली हम ये जो ऑपरेशन करते, एंड पहले पेशेंट को मालूम होता है कि ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, सो ऑपरेशन को आता है, वो ऑपरेशन हम कर देते। अहम सवाल शायद ये भी निकले डॉक्टर साहब कि मरीज या बच्चा जो करवाना अपने जा रहा है, किन किन चीजों को उसे पता होना चाहिए, व्हाट ऑल थिंग्स वी शुड बी अवेयर अबाउट? बच्चे को मतलब जिसका होने जा रहा है, किस तरह से उसको अपने आप को तैयार करना है, इस तरह से। जैसा एक्चुअली माँ बाप एक्चुअली आजकल बहुत सारे माँ बाप बहुत पढ़े लिखे हैं, आजकल वो पहले डायरेक्टली डॉक्टर के पास हम आके, डॉक्टर साहब हमको ओपन ऑपरेशन का जरूरत नहीं है, अगर हो सके तो उसका लैप्रोस्कोपी के जरिए हो सकता है क्या, हम पढ़े हैं, इंटरनेट में देखे हैं, गूगल में देखे हैं, ये सब करके आ रहे हैं आजकल। एंड उसको हम ये सब एक्चुअली हम हमारा कंप्यूटर में एक्चुअली जो कुछ भी है वो सब दिखाने के बाद हम उसको समझाते ये ऑपरेशन कैसा होता है, क्या करना है, एंड उसके बाद क्या क्या करना वो सब हम बोलते। जैसा आप बात करें एक्चुअली पेशेंट को भी थोड़ा बोलना पड़ता है, सो उसको थोड़ा बोलना है एक्चुअली, थोड़ा एक्चुअली छोटा बेहोशी का डॉक्टर आएगा, ऐसा ऐसा प्यारी चीज बोलना पड़ेगा। ऑफ कोर्स एक्चुअली माँ बाप को ये समझाएंगे कि कैसा करना, कैसे करेंगे, क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपने बहुत शुरुआत में इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछा था कि मैं बताना चाहूंगा कि इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज के। जी, आजकल लैप्रोस्कोपी जो कुछ भी एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड एक्चुअली एडवांटेजेस के
आजू बाजू ही जाता है। सो एडवांटेजेस मेनली होता है हॉस्पिटल का स्टे बहुत कम हो जाता है। अच्छा। एंड सबसे ज्यादा अहम एडवांटेज होता है कि एक्चुअली इतना बड़ा काटना का जरूरत नहीं है। सो बच्चा को उतना दर्द सहने का जरूरत नहीं है। एंड माँ बाप को भी एक्चुअली अपने हमारा औलाद को एक्चुअली काटे तो एक्चुअली उतना बड़ा काट देख के हम डर जाते हैं। एंड लैप्रोस्कोपी के छोटे छोटे दूरबीन को देख के एक्चुअली वो बहुत खुश हो जाते हैं। किन किन सर्जरीज में सर लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज काफी सक्सेसफुल साबित होती है, और क्या इसका भी कोई क्राइटेरिया है कि इतना एज ग्रुप होना चाहिए, या ये डूज है या ये डोंट्स है, कुछ इस तरह का इस सर्जरी का? आजकल लैप्रोस्कोपी हम नया जब ही पैदा हुआ बच्चों में से शुरू करके एक्चुअली हम तो 15 साल तक एक्चुअली ऑपरेशन करते हैं पीडियाट्रिक सर्जन्स। सो 15 साल का बच्चों में एक्चुअली कुछ भी एक्चुअली कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमको मालूम होता है कि क्योंकि लैप्रोस्कोपी में थोड़ा एक्चुअली सेटअप करने के लिए सब के लिए एक शायद और 15 मिनट और आधा घंटा ज्यादा हो सकता है अभी। सो इसीलिए जिस पेशेंट को बेहोशी के लिए थोड़ा तकलीफ होता है ऐसा पेशेंट्स को हम लैप्रोस्कोपी अवॉइड करते। बट बहुत सारे पेशेंट्स एक्चुअली दे आर फिट फॉर लैप्रोस्कोपी एंड वो सबको हम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये ज्यादातर पेल्विक और एब्डोमिनल एब्डोमेन एंड चेस्ट छाती में भी हम लैप्रोस्कोपी बोले तो सेम इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते एंड इसको हम थोरैकोस्कोपी बोलते बिकॉज थोरैक्स में जा रहे हैं इसीलिए थोरैकोस्कोपिक बोलते। थोरैकोस्कोपी या लैप्रोस्कोपी दोनों का मतलब है हम छोटे दूरबीन के जरिए अंदर जा रहे अंदर का काम खत्म कर रहे बाहर आ रहे। इन 3 हिस्सों में जो कहा आपने एब्डोमिनल चेस्ट एंड पेल्विक इसमें होता है। राइट। और आप क्या बताना चाहिए? अच्छा डॉक्टर साहब अगर हम बात करें कुछ मरीज जो आपके पास आते हैं, बच्चों के कुछ केसेस आए हैं, किस तरह के उन्होंने क्या सिम्टम्स दिखाए हैं पेट के दर्द के या चेस्ट के दर्द के, जिसका इलाज में आपने ये सर्जरी सजेस्ट की है और कैसे वो सक्सेस रही है, इस पर हमारी बातचीत होगी। इजाजत हो तो पहला कॉल लेते हैं। हाय गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। मैं नजरुल बोल रहा हूँ। मेरे बच्चे का प्रॉब्लम यह है कि बार बार पेशाब कर देता है बच्चा, वो बेड वेटिंग वाला प्रॉब्लम है। वो डॉक्टर साहब इस पे कुछ क्या उम्र है बच्चे की? नजरुल साहब टीवी की आवाज फौरन से म्यूट करें। जी। सवाल ये आप भी पूछ लेंगे डॉक्टर साहब, उम्र क्या है बच्चे की? बच्चे की उम्र 5 साल है। ओके। और वो बार बार पेशाब कर देता है, और इसका कोई डॉक्टर साहब इलाज बताएंगे? हर सीजन में या कुछ खास सर्दियों में ज्यादा होता है? सर्दी में ऐसा नहीं, बराबर का ये प्रॉब्लम है। सही सही, ठीक है। That's it? जैसा आप पेशेंट एक्चुअली अभी पूछ रहा है एक्चुअली इसका बेटे का बेटा बेटी बेटा 5 साल, बेटा 5 साल का बेटा है, अभी भी एक्चुअली बेड वेटिंग कर रहा है। यूजुअली 5 साल तक एक्चुअली हम सबको एक्चुअली टॉयलेट ट्रेनिंग बोल के आ जाना चाहिए, बेड वेटिंग का जरूरत नहीं रहना पड़ेगा। बट कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि उसको इन्फेक्शन हो, एक्चुअली ऐसा कुछ है तो एक्चुअली हमको बेड वेटिंग आ सकता है। सो इसीलिए एक बार एक्चुअली पेशेंट को एक बार यूरिन का इन्फेक्शन के लिए जांच करा लीजिए एंड उसके बाद जरूरत के हिसाब से MCUG एंड उसके बाद जरूरत के हिसाब से अगर रिफ्लक्स ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी बंद करना पड़ता है। एक बार टेस्ट कराए तो हमको मालूम होता है कि इसको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, ऐसा कुछ टेस्ट करवाना चाहिए इन्हें। सही। डॉक्टर साहब हाँ, हम बात करें थे जब मरीज आपके पास आते हैं तो किस तरह की बच्चों में पेट की प्रॉब्लम्स देखी जाती है? जैसा हम शुरुआत से हम शुरू कर सकते हैं, बच्चा बोलता है कि मुझे बार बार पेट में दर्द हो रहा है। उसके साथ में बुखार भी हो सकता है, उसके साथ में उल्टी भी हो सकता है, हरा उल्टी भी हो सकता है। ये सब जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं ये सब बैड थिंग्स है। सो उस गलत चीज है एक्चुअली, उसके वजह से भी एक्चुअली कुछ हम क्या करते हैं डॉक्टर के पास लेके जाने के बाद हम एक्चुअली उसको एक स्कैन या कुछ टेस्ट करने के बाद स्कैन कराते। कराने के बाद हमको ये मालूम होता है कि इसको अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है, इसको इंटरसेप्शन का प्रॉब्लम है, इसको एक छोटा गड्ढा है, एक सिस्ट है। सो हम उसको मालूम करके अगर उसको जरूरत के है तो एक्चुअली हम उसको ऑपरेशन करना के लिए सोचेंगे। जैसा हम एक्चुअली लैप्रोस्कोपी ओपन क्या करना उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे वो पेशेंट के अटेंडर से। ठीक है। सेम थिंग चेस्ट में भी ऐसा ही हो सकता है, जैसा एक्चुअली पेट में दर्द है एक्चुअली वैसा भी बार बार इसको काशी हो रहा है, बार बार सर्दी हो रहा है। खांसते वक्त होती है, कभी एक्सरसाइज बच्चा करता है तब होती है, कभी खाने के बाद।
बहुत सारे घरों में क्या होता है कि ये नानी बोली ये टैबलेट ले लो, बुड्ढा बोला ये टैबलेट ले लो, ऐसा कुछ हो जाता है, वो गलत है। एक बार एक्चुअली बार बार इन्फेक्शन आ रहा है, क्यों बार बार इन्फेक्शन आ रहा है? इसी पर हम और बातचीत करेंगे और सिम्टम्स पर बातचीत करेंगे, चेस्ट प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं। अगला कॉल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। या अदाब, आई एम दिलबर अब्दुर्रहमान विशरू फ्रॉम कश्मीर डिस्ट्रिक्ट शोपियान। सही, रहमान साहब फ्रॉम कश्मीर। दिलबर विशरू। राइट, क्या सवाल है आपका जी? Yeah, I want to ask doctor solve the age limit. What is the optimum age limit of the child? To which age you are considering what?